बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट F3 यानी कि FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन ACCA की क्वालिफिकेशन में, जिसका टॉपिक है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। हम ये करने लगे हैं और इस चैप्टर में हमारे पास तकरीबन 3 टॉपिक्स हैं: इंटेंजिबल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स, डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स? वैसे तो हमारी पास्ट नॉलेज में हमें मालूम है कि एसेट किसे कहते हैं, और एसेट की 2 शाखें हैं, 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल और एक नॉन टेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उन्हें छुआ जा सकता है, जैसे कि टेबल, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि मशीनरी। और जो एसेट्स जिन्हें छुआ नहीं जा सकता उन्हें इनटेंजिबल कहा जाता है, कि जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं हो और ये आइडेंटिफाइबल हो और ये नॉन मॉनेटरी हो। नॉन मॉनेटरी यानी कि ये पैसा नहीं है, ये चेक नहीं है, चाहे फिर वो बैंक में सिर्फ फिगर्स की शक्ल में नज़र आ रहा है, इंटेंजिबल है, लेकिन वो मॉनेटरी नहीं हो सकता। दैट इज इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, ये जो इंटेंजिबल एसेट है ये हमें बताता कौन है कि भाई इंटेंजिबल एसेट ये है? तो जैसे कि F3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो F3 में हमें एक इंट्रोडक्शन दी जा रही है अबाउट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ना ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये एक तरह का लॉ है। लॉ क्या है? रूल्स हैं, लॉ है, प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसके तहत हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। अपने ट्रांजैक्शंस जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस रिकॉर्ड कर रही होती है, तो वो मेक श्योर करती है दैट इट अबाइड्स बाय IAS, विच इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38 हमें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सब कुछ बताता है, सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स कि किस तरह से हैं, होते क्या हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ में कि क्या वो इंटेंजिबल एसेट है या वो टेंजिबल एसेट है या वो कोई और चीज़ है। तो ये चीज़ जो है हमें ये लॉ, ये रूल बताता है। और ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें 3 चीज़ें बता रहे हैं। नंबर 1, ये हमें बता रहा है कि इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल हो, यू कैन पिन पॉइंट के हाँ ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है। Though it is untouchable, though it is, you cannot see it through your eyes, with your eyes, you cannot touch it, it does not have any physical existence, yet you must be able to identify कि हाँ ये intangible asset है या नहीं। Next, it should be non-monetary. ये मनी नहीं हो सकता, ये पैसा नहीं हो सकता, ये बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें intangible asset में फॉल नहीं करती। नो फिजिकल सब्सटेंस, ये ऐसा एसेट है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। जैसे इस मार्कर का फिजिकल सब्सटेंस है, एग्जिस्टेंस है, मैं इसे छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, और मैं अगर मेरे पास कोई और चीज़ है जैसे खाना, उसको मैं स्मेल कर सकती हूँ, तो वो फील, टच और ये इन सेंसेस से वो देखा, महसूस नहीं किया जा सकता। दैट इज नॉट, नो फिजिकल सब्सटेंस। तो ये 3 रूल्स हैं जो कि कौन बता रहे हैं हमें? IAS 38 अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स। मजीद हमें स्टैंडर्ड्स एसेट की डेफिनेशन भी बताते हैं कि एसेट किसको आप एसेट कह सकते हो और कौन सी चीज़ है जो आपका एसेट नहीं है। तो एसेट की डेफिनेशन, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, उसका जो पूरा कंट्रोल हो, उसकी जो पावर या अथॉरिटी टू यूज, टू सेल, टू बाय, वो सब एंटिटी के पास हो। नेक्स्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी उस चीज से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट हो सकें। इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यानी आप उस एसेट को यूज करके पैसे कमा सकते हैं। दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करती हो वो चीज, तभी आप उसको एक एसेट कह सकते हो। फिर आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स किधर आएंगे? कंपनी को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? कंपनी को मिलेंगे। rather than going out of the company, the benefits will be coming to the company. So then you can define that particular thing as your asset. It must be controlled by the entity. It must be generating future economic benefits which will flow to the entity. एंड फर्दर एसेट के बाद इंटेंजिबल एसेट, तो आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनेटरी हो, नो फिजिकल सब्सटेंस। इसमें एग्जांपल्स क्या फॉल इन कर सकती हैं? पेटेंट्स,
लाइसेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका एसेट भी है, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी फ्लो होगा टुवर्ड्स द एंटिटी। नॉन मॉनेटरी है, आइडेंटिफाइबल है, कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। ओके, हमने कर लिया डेफिनेशन, हमने समझ लिया कि IAS 38 डिफाइन किस तरह से कर रहा है इंटैंजिबल एसेट को। मजीद नेक्स्ट IAS 38 हमें बताता है कि इस एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि अगर आपकी कंपनी के पास इंटैंजिबल एसेट है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो इंटैंजिबल एसेट की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी, किस तरह से कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्हें शो किया जाएगा और उनकी रिकॉर्डिंग किस तरह की जाएगी। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें बताया जा रहा है कैपिटलाइज्ड इन द अकाउंट्स। नंबर 1, इंटैंजिबल एसेट को कैपिटलाइज किया जाएगा अकाउंट में, यानी कि जैसे कि हम एसेट को ट्रीट करते हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स, हम क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। किधर रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द ईयर एंड, एज एन एसेट के साइड पे हम जाके रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे कहते हैं कैपिटलाइज करना। हमने कैपिटलाइज किया इंटैंजिबल एसेट को, क्यों? क्योंकि इंटैंजिबल एसेट एसेट है, चाहे टैंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटैंजिबल एसेट्स हो, दोनों को कैपिटलाइज किया जाएगा। फर्दर नेक्स्ट, कैपिटलाइज्ड इन द अकाउंट्स एंड अमोर्टाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइज्ड? आपने पढ़ा होगा और सुना होगा द वर्ड, द टर्म यूज्ड फॉर टैंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स के लिए की जाती है, यानी जो अमाउंट कैपिटलाइज हो रहा है अकाउंट में टैंजिबल एसेट का, उसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है। और वो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है डेप्रिसिएशन? इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है और हर साल एसेट की अमाउंट से डिडक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर टैंजिबल एसेट्स। द सेम वे इंटैंजिबल एसेट्स के साथ भी किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन कर रहे हैं टैंजिबल एसेट्स के लिए, वैसे ही इंटैंजिबल एसेट्स के लिए किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अमोर्टाइजेशन। सिर्फ नाम का फर्क है, काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एसेट दो तरह के हो गए, टैंजिबल, इंटैंजिबल। दोनों को पहले कैपिटलाइज किया जाएगा। कहाँ करेंगे कैपिटलाइज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, SOFP। फिर हर साल अगर टैंजिबल एसेट है तो डेप्रिसिएट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन, और अगर इनटैंजिबल एसेट है तो हर साल एमोर्टाइज किया जाएगा। काम एक ही है, नाम फर्क है, सिर्फ इस बेसिस पे कि डेप्रिसिएशन इज फॉर टैंजिबल, अमोर्टाइजेशन इज फॉर इंटैंजिबल। अब हम इसका एक एग्जांपल ट्राई आउट करेंगे। अ बिजनेस बाइज अ पेटेंट फॉर $50,000. It expects to use the patent for the next 10 years, after which it will be valueless. अब इसकी हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है? हमें पता है पेटेंट क्या है, इंटैंजिबल एसेट है। हमें मालूम है इंटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है कि वो आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है, नो फिजिकल सब्सटेंस। फिर हमें बात मालूम है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। एज पर IAS 38 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बोला जा रहा है पहले कैपिटलाइज करो और फिर अमोर्टाइज करो। तो आइए हम इसको अमोर्टाइज करते हैं ताकि वो वैल्यू फिर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी। तो इसको हम अमोर्टाइज किस तरह करेंगे? जैसे कि बताया आपको, सेम तरीका होगा जैसे कि डेप्रिसिएशन का होता है, सिर्फ नाम का फर्क है, टर्मिनोलॉजी का फर्क है। ओके जी, तो क्या है? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। लाइफ किसकी? एसेट की। तो इस एसेट की क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू है? $50,000। रेसिडुअल वैल्यू क्या हमें कोई भी चीज बताई गई है सवाल में? नो। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 years। आंसर इज $5,000। तो ये आ गया आपकी अमोर्टाइजेशन की अमाउंट, हर साल जो इस एसेट की अमाउंट में से डिडक्ट होगी। हमने फाइंड आउट कर लिया अमोर्टाइजेशन रेट। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, यानी हम इसको शो कैसे करेंगे? तो हम इसको अमोर्टाइजेशन अकाउंट
5000 डेबिट, ये किधर रिकॉर्ड होगा? SOPL। SOPL क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम वे जैसे डेप्रिसिएशन को करते हैं। नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट 5000 क्रेडिट, किधर जाएगा? SOFP पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो अब हमने यहाँ पे अमोर्टाइजेशन की कंप्लीट कैलकुलेशन प्लस ट्रीटमेंट कि किस तरह से इसको हम शो करेंगे, कहाँ रिकॉर्डिंग होगी इसकी, डेबिट साइड में होगी, क्रेडिट साइड में होगी, और फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड कौन से स्टेटमेंट में ये शो होगा, रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा अमोर्टाइजेशन का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर ये इनटेंजिबल एसेट, हमने अभी ये पेटेंट नया खरीदा है तो इसको हमने रिकॉर्ड तो करना होगा। तो व्हेन यू बाय एन एसेट, एसेट यानी डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा तो इनटेंजिबल एसेट या पेटेंट अकाउंट डेबिट 50,000, हमने कुछ पे किया होगा इस पेटेंट को बाय करने के लिए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट $50,000। आई होप ये क्लियर है। ये कैपिटलाइज कर लिया हमने इस एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को, एंड देन हम हर साल अमोर्टाइजेशन करते रहेंगे और फिर इसकी अमाउंट में से डिडक्ट भी करते रहेंगे।